किसी रिश्तेदार ने पास कर रखा होता है या फिर किसी ने कहा होता है कि आप आईएएस जैसे दिखते हो, आप आईएएस बन सकते हो। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर हमारे नेबर्स की बात होती है तो आप देखिए कि हमारे नेबर्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनके कोई इश्यूज चल रहे हैं और कैसे उनको दिखा सकता है। ऐसी चीज़ जिससे कुछ ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलती है, उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्यों आप वहाँ पे टाइम खर्च करें जहाँ पे आपका आउटपुट नहीं निकलता है? अब सिलेबस देखा जाए तो अगर यूपीएससी का सिलेबस देखा जाए तो 3 लेवल के लिए अलग अलग सिलेबस हैं। कुछ पीटी का सिलेबस अगर हम बात करते हैं तो बहुत ही इंडिकेटिव सिलेबस है। शायद किसी भी एग्जाम का सबसे छोटा सिलेबस यूपीएससी के पीटी का सिलेबस है, और इसमें अगर मैं ऐसा कहूँ कि सिलेबस है और नहीं है तो भी कुछ गलत नहीं होगा, है भी और नहीं भी है। तो दैट इज़ वन थिंग विच आई लाइक यू टू कीप इन माइंड अबाउट द सिलेबस ऑफ पीटी। वो बहुत ही इंडिकेटिव है, उसको पढ़ लें आप। दूसरी चीज़ मैं चाहूँगा कि आप मेंस का सिलेबस देख लें। मेंस का सिलेबस थोड़ा डिटेल है, लेकिन उसमें कैसे डिक्रिप्ट करना है उसको मैं बाद में बताऊँगा। पहले मैं ये बता दूँ कि आप उस सिलेबस को इंटरलाइज कर लें। रीड देम एज मेनी टाइम्स एज पॉसिबल सो दैट दे आर स्टक टू योर माइंड। आपके दिमाग में उस सपने में आने लगे वो सिलेबस, इस लेवल तक आप उसको पढ़ना है, इतनी बार पढ़ना है। जब आपने इतनी बार पढ़ लिया कि वो अपने आपके दिमाग में बिल्कुल इम्प्रिंट हो जाता है, तो उसके बाद मैं चाहूँगा कि आप एक और सिलेबस है इंटरव्यू का, जिसके बारे में किसी को कई बार एहसास भी नहीं होता है कि उसका एक सिलेबस है। सिलेबस इंडिकेटिव है, उसमें वो लिखते हैं कि आपको ये चीज़ें आपसे अपेक्षित हैं। दीज आर द थिंग्स विच आर एक्सपेक्टेड ऑफ यू। आई वुड बी हैप्पी, वेरी हैप्पी एक्चुअली, इफ़ यू कुड पॉसिबली रीड दैट एंड ऑल्सो ट्राई टू इंटरलाइज। पुराने ज़माने में जो सिलेबस हुआ करते थे उसमें करंट का एक अलग डायमेंशन हुआ करता था। मेंस का जो पुराना सिलेबस होता था 2013 से पहले का, उसमें करंट का एक अलग सेगमेंट होता था। यहाँ पे हर जगह कुछ एक अंडर करंट ऑफ द करंट है। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको करना क्या होगा कि सारे टॉपिक्स को उनको देखिए कि उसके ऊपर चले हुए कौन से करंट टॉपिक हैं। इंटरनेशनल रिलेशंस अगर हमारे नेबर्स की बात होती है तो आप देखिए कि हमारे नेबर्स में कौन कौन से कंट्रीज हैं जिनके कि कोई इश्यूज चल रहे हैं और कैसे उनको दिखा सकता है। वैसे ही कोई अगर सुप्रीम कोर्ट अगर टॉपिक है तो देखिए कौन कौन से उनके लेटेस्ट इश्यूज चल रहे हैं, कौन कौन से जजमेंट आ रहे हैं, कौन से डिबेट चल रहे हैं। वैसे ही अगर फाइनेंसेस हमारा टॉपिक है, बैंकिंग हमारा टॉपिक है, या फिर हमारा टॉपिक कोई एथिकल मोरल ऐसे कुछ डायलेमा है, तो वहाँ पर भी जो डायलेमा, ट्राइलेमा, मल्टीलेमा जो भी चल रहे हैं उनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। सो फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू इंटरकनेक्ट इज द सेगमेंट्स ऑफ द सिलेबस, एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ें। दूसरी चीज़ मैं चाहता हूं कि आप करके देखें कि उसको आप करंट से जोड़ करके देखें। तीसरा और प्रोबेबली द मोस्ट वाइटल डिक्रिप्शन का कंपोनेंट होता है आपके मेंस के सिलेबस का। उसको आप इसके सिलेबस से को देखें कि कैसे वो मेंस में रिफ्लेक्ट करता है क्वेश्चन के फॉर्म में। हाउ वी कैन रिड्यूस द पॉसिबल बायसनेस दैट वी हैव in our note making, in our answering, and also जो लोग एग्जाम देने वाले हैं उनके बायसनेस को किस प्रकार से हम कंट्रोल करें। You have to be careful about issues which are referring to a region. I think you all understand, we come from a beautiful diverse country, India. हमारे अलग अलग क्षेत्र होते हैं। You have to be careful about not mentioning negative about any region. हमारे देश में बहुत सारे धर्म हैं। You should ensure that you are not talking about negative of any religion, because people are touchy about religion also. People are also touchy about individuals. You have to be careful about it, not mentioning anything negative about any individual, क्योंकि वहाँ पर subjectivity दिख सकती है. You have to have care about not reflecting the subjectivity of political party ideology, directly or indirectly. People are touchy about those political party ideologies, individuals. और एक और जो मुद्दा है हमारे देश में वो है कास्ट का। People are touchy about that also. So these are the issues, चाहे वो क्षेत्र हो या धर्म हो या व्यक्ति हो या आइडियोलॉजी हो या कास्ट हो, ऐसे मुद्दों पर सब्जेक्टिविटी बहुत ऊपर आ जाती है। You have to be careful about these things while you are talking about it. कितने देर तक सिटिंग लगाई जाए? कई बार मुझसे भी ये लोग पूछते हैं कि
शॉर्ट सिटिंग अच्छी होती है, लॉन्ग सिटिंग अच्छी होती है। एक चीज़ आप जानते हैं, सिंपल सा एक एस कर्व इकोनॉमिक्स में यूज़ करते हैं, इनपुट एंड आउटपुट का। एक सिंपल सा देखेंगे, पहले आप अगर एक्स एक्सिस पर अगर आप टाइम लगा दें और वाई एक्सिस पर आप आउटपुट लगा दें, तो शुरू में आप देखेंगे कि थोड़ी देर तो आपको कुछ टाइम तो जा रहा है लेकिन आउटपुट नहीं आ रहा है। फिर एकाएक आप देखेंगे आपका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया है और थोड़े से टाइम पे आपका ज़्यादा आउटपुट आने लगा है। फिर थोड़े टाइम के बाद आप पाएंगे कि ये एक प्लेटो हो जाता है। जब ये प्लेटो हो जाता है, इसका मतलब आप बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, टाइम बीता जा रहा है लेकिन कुछ आउटपुट नहीं निकल रहा है। ऐसी चीज़ जिससे कुछ ज़्यादा आउटपुट नहीं निकलती है, उसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है? क्यों आप वहाँ पे टाइम खर्च करें जहाँ पे आपका आउटपुट नहीं निकलता है? तो डिसाइड करें कि आप कैसे अपना स्टडी शेड्यूल बनाएं। अगर मेरी राय, पर्सनल राय अगर आप जानना चाहते हैं, तो व्हाट आई वुड लाइक टू एडवाइस इज दैट कि आपका जो स्टडी जो सेशन है, दैट शुड बी चॉप्ड इनटू स्मॉलर सेशंस। और हर सेशन का एक सेशन टारगेट होना चाहिए कि हाँ, मैं इस समय बैठा हूँ, आधे घंटे के लिए बैठा हूँ, 45 मिनट के लिए बैठा हूँ, जितनी देर का आपका कंसंट्रेशन बनता है। और जब मैं उठूँगा तो उससे कुछ लेकर के उठूँगा। तो आपका फोकस अब कहाँ है? आपका फोकस टाइम पे नहीं है, आपका फोकस आपके आउटपुट पर है। इनपुट पर भी नहीं है, क्योंकि इनपुट अगर डाल दिया और उससे आउटपुट नहीं आ रहा तो वो बेकार का इनपुट है। तो आप फोकस अपने आउटपुट पर रखें कि इसको कब तक मेरी दक्षता, मेरी एफिशिएंसी बनी रहती है। कुछ लोगों का हो सकता है कि आधे घंटे के बाद ही वो फेज आता हो, कुछ लोग का हो सकता है कि 1 घंटे के बाद वो फेज आता हो, कुछ लोग बैठते ही कंसंट्रेशन में आ जाते हैं। तो आप देखेंगे किस टाइप के इंसान है, आपका कंसंट्रेशन किस लेवल पर आता है। और फोकस शुड ऑल्सो बी ऑन द मटीरियल दैट यू आर स्टडीइंग। बहुत सारे लोग इसलिए एग्ज़ाम दे रहे होते हैं कि उनके पड़ोसी ने दे रखा होता है, किसी रिश्तेदार ने पास कर रखा होता है, या फिर किसी ने कहा होता है कि आप आईएएस जैसे दिखते हो, आप आईएएस बन सकते हो। ऐसे थोड़ी होता है। यू हैव टू बी वेरी क्लियर अबाउट योर ओन पर्सनल इंडिविजुअल वाई। बिना वाई को क्लियर किए हुए इस एग्ज़ाम में नहीं उतरना चाहिए। बहुत सारे लोग सिर्फ इसको एक जॉब की तरह देखते हैं। It is not a job, it's a service, and the biggest service which the nation can offer. It is extremely important for you to be very clear about your own why. तो एक चीज़ तो ये करना है कि सिर्फ बाकी लोग दे रहे थे, रिश्तेदार पास कर रहे थे, मैं भी इस एग्ज़ाम को दे दूँ, मैं भी पास कर जाऊँ क्योंकि मेरे को स्कूल में उनसे ज़्यादा नंबर आते थे। ये नहीं करना है आपने। सबसे पहले अपना वाई क्लियर करना है, उसके बाद इस एग्ज़ाम में उतरना चाहिए।